Assalamu alaikum. This is Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful session of Mazhar Ali lectures. बेटा आज का लेक्चर जो है वो लास्ट लेक्चर है हमारे इस यूनिट का। आज हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स की। ठीक है, अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स की बात की जाएगी। आपको पता है जितने भी बॉडी के सिस्टम्स हैं उन सिस्टम्स की बीमारियां और डिसऑर्डर भी हैं, चाहे फिर वो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस किया हो, चाहे फिर वो हमने एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस किया हो, चाहे फिर वो हमने नर्वस सिस्टम डिस्कस किया हो। हर सिस्टम की अपनी अपनी बीमारियां, अपने अपने मसाइल हैं। इस यूनिट के अंदर हमने बहुत सारी बातें कर दी हैं। इस मूवमेंट एंड सपोर्ट के अंदर बात हमारी स्टार्ट हुई थी मूवमेंट से। मूवमेंट बॉडी का ऐसा रिस्पॉन्स जो कि हम किसी भी काइंड के स्टिमुलाई के अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं उसे मूवमेंट कहा जाता है। मूवमेंट की अलग अलग टाइप्स हैं। टाइप ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ स्टिमुलाई, ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर हमने सपोर्ट स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था अपने आप को ग्रेविटी के अगेंस्ट विथस्टैंड कर पाना सपोर्ट कर कहलाता है। सपोर्ट की अलग अलग टाइप्स थी। हमने सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग सिस्टम थे। स्केलेटन सिस्टम, वी हैव हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, वी हैव एक्सोस्केलेटन, वी हैव एंडोस्केलेटन। हमारी बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन है, हम ज्यादा बात उसी की करते हैं। एंडोस्केलेटन के दो कंपोनेंट हैं, देयर इज कार्टिलेज, देयर इज बोन। कार्टिलेज एंड बोन में दोनों में सेल्स मुख्तलिफ होते हैं, प्रोटीन मुख्तलिफ है, अमाउंट ऑफ मिनरल भी डिफरेंट होता है, इस वजह से दोनों का फंक्शन भी डिफरेंट है। बोन में अगर फ्रैक्चर हो जाए, हमने डिस्कस किया था किस तरीके से बोन हील होगी। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैलस, देयर इज इन्वेजन ऑफ ओस्टियोब्लास्ट सेल, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैलस, ठीक है, और इन्वेजन ऑफ ओस्टियोब्लास्ट। इसके बाद कार्टिलेज की फॉर्मेशन होगी और कैल्सिफिकेशन होगा, ये मैं डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने ह्यूमन स्केलेटन को स्टार्ट किया। ह्यूमन स्केलेटन के दो मेन कंपोनेंट थे। वी हैव हमने डिवाइड किया था इनटू एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर दो कंपोनेंट थे, ठीक है, एक तो स्कल और दूसरा रिबकेज। स्कल के अंदर दो पार्ट थे, कौन कौन से हामिद बताएंगे हमें? जी, फेशियल बोन और दूसरा क्रेनियम। इसके अलावा रिबकेज के चार कंपोनेंट थे। शैलाद बताएंगे हमें चार वो कौन से कंपोनेंट हैं रिबकेज के? स्टर्नम, रेब्स, वर्टिबल कॉलम। इसके बाद हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन स्टार्ट किया जिसके अंदर दो कंपोनेंट थे, देयर इज गर्डल, देयर इज लिम्स। देयर इज गर्डल, देयर इज लिम्स। गर्डल जो है वो दो तरीके की थी, देयर इज पेक्टोरल गर्डल, देयर इज पेल्विक गर्डल। लिम्स जो है वो दो तरीके की थी, ठीक है, हमने पढ़ा था देयर इज फोर लिम्ब एंड देयर इज हाइंड लिम्ब, ठीक है। लिम्स की अलग अलग बोन थी, गर्डल्स की अलग अलग बोन थी। पेक्टोरल गर्डल के अंदर देयर इज स्केपुला एंड देयर इज क्लेविकल, और जो पेल्विक गर्डल था उसके अंदर तीन बोन थी, देयर इज इशियम, इलियम और प्यूबिस। अगर हम बात करें हमारे हाइट फोर लिम्ब की, तो फोर लिम्ब में अलग अलग बोन्स पढ़ी थी हमने। देयर इज ह्यूमस, तो हमने डिस्कस की थी, देयर इज ह्यूमरस, देयर इज रेडियस, देयर इज अल्ना, ठीक है। उसके अलावा कार्पल और मेटाकार्पल और फेलेंजिस की बात की थी। सेम बोन हमने जो है वो हाइंड लिम्ब में भी डिस्कस की थी, जिसके अंदर फ्यूमर, टिबिया फिब्यूला, टार्सल, मेटाटार्सल और फाइनली फेलेंजिस। वेल, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिसऑर्डर स्केलेटल सिस्टम। हमने मस्कुलर सिस्टम भी पढ़ लिया, मसल्स की स्टडी भी कर ली, तीन टाइप के हमने मसल्स भी डिस्कस कर लिए। स्केलेटल सिस्टम के जो डिसऑर्डर हैं, हम दो तरह के डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द अफेक्टेड प्लेस, कि कौन सी प्लेस अफेक्ट है, ठीक है। इज इट बोन विच इज अफेक्टेड और इज इट जॉइंट विच इज अफेक्टेड? अगर बोन अफेक्ट होगी तो हमारे पास दो तरह के डिसऑर्डर्स हैं, ओस्टियोपोरोसिस, रैकेट्स, डिटेल से बात करते हैं उसकी। और अगर हमारे पास जॉइंट अफेक्टेड है तो आर्थराइटिस की बात करेंगे। सबसे पहले इस ओस्टियोपोरोसिस को देखते हैं। ओस्टियोपोरोसिस मैंने आपको बताया हुआ है, ओस्टियो वर्ड जहां भी आ जाए आप समझ जाओ कि बोन की बात हो रही है। ओस्टियोलॉजी इट्स द स्टडी ऑफ बोन, ठीक है। सो ओस्टियो वर्ड का मतलब है बोन, पोरोसिस का मतलब है पोर फॉर्मेशन, ठीक है। बोन के अंदर पोर्स का बन जाना, खड्डों का बन जाना ओस्टियोपोरोसिस कहलाता है। बोन्स के अंदर बढ़ती उम्र के साथ पोर्स का, खड्डों का बन जाना ओस्टियोपोरोसिस कहलाता है। ये आपको कंडीशन दिखाई जा रही है, ये बोन है, ठीक है, और इसके अंदर ये जो रेड कलर के हैं ये पोर बन गए उसके अंदर। सीधी सी बात है, जब बोन के अंदर पोर बन जाएंगे, खड्डे बन जाएंगे, तो वो बोन वीक हो जाएगी, वो बोन वेट बेयर नहीं कर सकेगी, वो मूवमेंट ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकेगी, उसमें दर्द हो जाएगा। तो मसू ऐसी कंडीशन जिसमें बोन में पोर डेवलप कर जाए उसे ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अ कंडीशन इन विच बोन बिकम वेरी मच वीक, ठीक है ना, वेरी मच वीक है ये बोन। उस कंडीशन को हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। काज क्या है इसके? देखें, सबसे पहले आपको पता है कि हमारी बोन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं। चला कौन कौन से मिनरल हैं वो जो बोन के अंदर मौजूद हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ये मिनरल इंपॉर्टेंट है ना। कैल्शियम की जब कमी हो जाती है, कैल्शियम अगर हमें ना मिल रहा हो तो उसकी वजह से भी बोन में पोर्स बन जाएंगे, ये इसकी वजह है, ठीक है। काज देख रहे हैं,
कैल्शियम के बहुत सारे काम है हमारी बॉडी के अंदर। कैल्शियम बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, टिथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, नर्व इंपल्स कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैल्शियम कैल्शियम हमें डाइट से मिलता है, जो हम प्लांट फूड वगैरह लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, वेजिटेबल वगैरह, इनसे ही हमें कैल्शियम मिलता है, ठीक है। मिल्क मिल्क जो है उससे भी कैल्शियम की एक अच्छी सोर्स है। जो फिश है वो भी अच्छी सोर्स है जी। हाँ, क्योंकि ये भी एनिमल से आ रहे हैं, एनिमल प्रोडक्ट है तो उनके अंदर भी होगा, लेकिन जो प्लांट के प्रोडक्ट है इनमें ज्यादा कैल्शियम। अच्छा, डिक्रीज इन ईस्ट्रोजन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑस्टियोपोरोसिस वाली कंडीशन है ये फीमेल में ज्यादा होती है। एज जो फीमेल होती है, जो मतलब जिनकी उम्र बढ़ गई है, उन फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होता है कंपेयर टू मेल। अब समझे आप, देखिए ईस्ट्रोजन, जब हमने बात की थी केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की, बहुत पुरानी बातें हैं, तो मैंने आपको बताया था कि गोनेड्स गोनेड्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हमने डिस्कस किया था, एंड्रोजन, और ओवरीज के अंदर हमने ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बारे में पढ़ा था। ईस्ट्रोजन फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ और भी काम कर रहा होता है, जैसे कि कैल्शियम को रेगुलेट करना। ईस्ट्रोजन की कमी हुई, कैल्शियम कम हो जाएगा, और कैल्शियम कम होगा तो क्या होगा बेटा, बोन में पोर बन जाएंगे रहमान बेटा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ईस्ट्रोजन है ना कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी मेंटेन करता है। ईस्ट्रोजन होगा तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा, उन फीमेल का बॉडी वेट कम होगा, उनको हार्ट अटैक के चांसेस कम होंगे। ईस्ट्रोजन की कमी होने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, बॉडी का वेट भी बढ़ जाएगा, और ओवरवेट हो जाना भी एक काज बन जाता है ऑस्टियोपोरोसिस का। तो मैंने आपको 3 काजेस बताए, एक कैल्शियम की कमी, ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज कर जाना, सजिल आर यू गेटिंग मी बेटा। इसके अलावा जेंडर, जेंडर का मतलब मेल है या फीमेल, फीमेल में ज्यादा होता है, फीमेल क्योंकि क्योंकि ईस्ट्रोजन फीमेल की बॉडी में बनेगा। हेरिडिटी, हेरिडिटी यानी किसी का खानदान ऐसा है जिसमें ये डिजीज होती है ऑस्टियोपोरोसिस, वालिदैन को है तो बच्चों को भी हो जाएगी, खानदान यहाँ रही है तो उनको वो डिजीज हो जाएगी। हमजा आर यू गेटिंग मी बेटा, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस समझ में आ गई, काज समझ में आ गए, सिम्टम क्या होंगे, वही के निशानियां क्या होंगी, बोन है ना वीक हो जाएंगी, इसके अंदर बोन बिकम वीक, ठीक है, बोन आसानी से ब्रेक हो जाएंगी उनकी बोन्स, ठीक है, ज्यादा वेट भी बेयर नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पोरेटिक, न्यूमेटिक, बोन्स जो उनके अंदर पोर बन जाएंगे, उनके अंदर पोर बन जाएंगे, और वो ऐसी बोन जो है बिल्कुल सॉफ्ट होंगी, हल्की होंगी, न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं इन्हें हम। ये बातें आ रही है समझ में, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब अली बोन में पोर्स डेवलप कर जाना। काज क्या क्या है, इसकी वजह क्या क्या है उबे जी, कैल्शियम की कमी होना, ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाना। सजील, सिम्टम क्या क्या है इसके, निशानियां क्या है इसकी, बोन वीक हो जाएंगी, और जी न्यूमेटिक पोर बन जाएंगे, ठीक है, होलो हो जाएंगी बोन्स। इससे मिलता जुलता हुआ केस होता है रैकेट्स। अच्छा, इसकी प्रिवेंशन कैसे, मैं आपको बता देता हूं। इसकी प्रिवेंशन, इलाज क्या है, प्रॉपर सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम आयन के प्रॉपर सप्लीमेंट आते हैं वो आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है, जब जाके वो ठीक होंगे। मेडिकेशन, अलग अलग मेडिसिन अवेलेबल हैं जो इन डिजीज से हमें बचा रही होती है, मेडिकेशन। तो आपको याद रखना है ऑस्टियोपोरोसिस का काज क्या है, ठीक है, कैल्शियम का लेवल कम, ईस्ट्रोजन का लेवल कम, और जेंडर, हेरिडिटी। इसके अलावा इसमें सिम्टम क्या है, प्रिवेंशन क्या है। रैकेट्स की बात करते हैं, रैकेट इसका स्पेशल केस हो जाता है। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस में ज्यादा ज्यादा ये कंडीशन हमें एज जो फीमेल है, वो बड़ी उम्र की जो फीमेल्स हैं उनमें देखने को मिलती है, रैकेट्स बच्चों में देखने को मिलता है। लेकिन रैकेट्स रैकेट्स भी वही, ऑस्टियोपोरोसिस किसकी वजह से हुआ है, कैल्शियम की कमी की वजह से, तो रैकेट्स भी कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। लेकिन फर्क है दोनों में, ऑस्टियोपोरोसिस में बोन में पोर बनते हैं, खड्डे बनते हैं ना, लेकिन रैकेट्स के केस में खड्डों के साथ साथ बोन मुड़ भी जाती है। टांगे जब ज्यादा अफेक्ट ये लेग्स वाली बोन को होती है इस डिजीज में, रैकेट्स में बोन मुड़ जाती है, डिफॉर्म्ड हो जाती है। जब डिफॉर्म्ड हो जाएंगी ऐसा बच्चा सही से खड़ा नहीं हो पाएगा, मूव भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो रैकेट्स, जी हाँ बेटा बिल्कुल, अगर बोन वीक है तो टूट जाएंगे। हाथ नॉर्मल है, ज्यादा अफेक्ट। विटामिन डी का रोल क्या है, जरूर बताता हूँ, आप सब्र करिए बस एक मिनट के लिए। कंडीशन सीन इन अर्ली चाइल्डहुड, स्पेशली अनडेवलप्ड कंट्रीज, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिन कंट्रीज में अच्छी फूड की रिसोर्सेज नहीं है, तो वहां डिजीज होती है। काज लो लेवल ऑफ कैल्शियम, सिम्टम बोन बिकम डिफॉर्म, बोन डिफॉर्म हो जाएगी, डिफॉर्म का मतलब बोन की शेप चेंज हो जाएगी, समझा, बोन की ना शेप चेंज हो जाएगी। कौन सी बोन, लेग की बोन्स, ठीक है ना, लेग की बोन्स। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इसका भी यही है, कैल्शियम आयन की सप्लीमेंट और अर्ली डायग्नोज। अब इनके क्वेश्चन पे आते हैं शैलाद के कि विटामिन डी का रोल क्या है। देखें, विटामिन डी जो है वो हमें कैल्शियम एब्जॉर्ब करके देता है मिल्क में से।
विटामिन डी होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा होगा, ठीक है, और वो कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा होगा बोन के अंदर। साइन बेटा अगर विटामिन डी कम है तो क्या कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा? नो, बोन मजबूत होंगी और रैकेट्स वाली कंडीशन आ जाएगी। तो दोनों में अब देखते हैं डिफरेंस क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस और रैकेट्स दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों किसकी वजह से हो रही है? बोन कमजोर हो जाती है किसकी वजह से? कैल्शियम की कमी की वजह से। ऑस्टियोपोरोसिस किसको अफेक्ट करती है? कौन से इंडिविजुअल्स को? एज जो इंडिविजुअल हो जाते हैं, जो बड़ी उम्र के हैं। रैकेट्स किसको? चाइल्ड को, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में लास्ट में नहीं होता कि बोन डिफॉर्म्ड हो जाए, लेकिन रैकेट्स में हो जाता है, बोन्स बढ़ जाती हैं, ठीक है। आगे मूव करें, अर्थराइटिस की बात करते हैं अब हम, ठीक है। अर्थराइटिस एक टर्म है जो कि जॉइंट के सॉइल हो जाने के लिए, जॉइंट के अफेक्ट होने के लिए, जॉइंट जब मूव ना कर रहा हो तब यूज किया जाता है। अर्थराइटिस यानी ऐसी कंडीशन जिसमें जॉइंट फूल जाता है, ठीक है, स्पेशली नी वाला जॉइंट, ये जो जॉइंट है ये फूल जाता है, ठीक है। इसमें स्वेलिंग हो जाती है, इसकी मूवमेंट रुक जाती है, ठीक है, और पेन होता है। इस कंडीशन को हम अर्थराइटिस कहते हैं। अ कंडीशन इन विच जॉइंट स्टिफ, सख्त हो जाता है, इमूवेबल, मूव नहीं करता, एंड अनेबल टू अलाउ मूवमेंट, ठीक है। देखिए होता क्या है, नॉर्मल जो है जॉइंट, देखें ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, इन दोनों बोन्स के दरमियान यहाँ पर कार्टिलेज मौजूद होगा नॉर्मल जॉइंट में। लेकिन अर्थराइटिस के केस में क्या होता है, बढ़ती उम्र के साथ हम इतना बोन्स वगैरह का यूज करते हैं कि ये कार्टिलेज गल जाता है, कार्टिलेज हो जाता है खत्म। मसू ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ कार्टिलेज है नहीं, दोनों बोन्स देखो कितने करीब आ गई है। जब बोन्स करीब आएंगी ना तो इनके दरमियान फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से बोन इतनी इरिटेट होगी या ज्यादा से ज्यादा यहाँ ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड प्रोड्यूस होगा, फ्लूइड प्रोड्यूस होगा तो स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, ये बोन मूव भी नहीं कर पाएंगी, स्वेलिंग भी आ जाएगी और पेन भी बहुत ज्यादा होगा। उस कंडीशन को हम अर्थराइटिस कहते हैं जी। कार्टिलेज जो है वो सेफ्टी के लिए रखा हुआ है, फ्रिक्शन को कम करता है कार्टिलेज, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है कार्टिलेज। ओबे आर यू गेटिंग मी बेटा? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अब इसकी टाइप देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर कार्टिलेज खत्म हो गया बढ़ती उम्र के साथ तो अर्थराइटिस हो जाएगा। 4 टाइप्स हैं इसकी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउटी अर्थराइटिस, सूरियटिक अर्थराइटिस। सूरियसिस आपने शायद नाम भी सुना हो डिजीज का। ऑस्टियोआर्थराइटिस में यही होगा जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जॉइंट के दरमियान जो कार्टिलेज मौजूद था अब वो रिप्लेस हो गया, दोनों बोन इतनी करीब आ गई कि शजील बेटा मूव करने के दौरान उनमें फ्रिक्शन बढ़ गई। जब फ्रिक्शन बढ़ेगी ये बोन काफी टाइम तक इरिटेट होती रहेगी ना, ये प्रोड्यूस करेगी फ्लूइड प्रोड्यूस होगा, ये पार्ट फूल जाएगा बेटा, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, मूवमेंट ही नहीं होगी, पेन भी होगा बेटा। वो साइनोवियल फ्लूइड है, यहाँ पर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। वेरी गुड, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहा जाता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। जब बार बार बोन यहाँ पे इरिटेट हो रही होगी तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन के जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है, वो बढ़ जाता है, ठीक, वेरी गुड। क्या साइनोवियल फ्लूइड बेटा, ये इस मेम्ब्रेन का काम ये है कि जहां ज्वाइंट बना है ना उस ज्वाइंट को कवर करना, कोई नॉर्मल बैक्टीरिया वगैरह चीजें यहाँ पर ना आए। साइनोवियल फ्लूइड का भी इंपॉर्टेंट काम है, वो बोन को न्यूट्रिशन दे रहा होता है, बोन को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन अब बोन बार बार रिड्यूस होगी, बार बार जब फ्रिक्शन उसमें प्रोड्यूस होगी ना तो साइनोवियल फ्लूइड ज्यादा ही बनने लग जाता है। आप खुद सोच सकते देखो, अगर फ्लूइड बढ़ेगा तो स्वेलिंग आएगी ना, स्वेलिंग आएगी, यहाँ पर पेन भी होगा और ये जगह मूव भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड वैसे हमारे काम का है लेकिन इस कंडीशन में ये थोड़ा खतरनाक हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो यानी अपना, इम्यून यानी अपने इम्यून सिस्टम, अपने इम्यून सिस्टम की वजह से अगर डिजीज हो जाए तो उसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वैसे तो हमें फायदा पहुंचा रहा होता है लेकिन समटाइम उसको ये जो जगह है, ये जो मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन, वो बैक्टीरिया जैसी दिख रही होती है, ठीक है, बैक्टीरिया जैसी दिख रही होती है और वो ऐसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ज्वाइंट फिर से जो है कि अनेबल होगा कि मूव कर सके और ये कंडीशन आ जाएगी अर्थराइटिस। तो अगर वेयर और टेयर की वजह से, नॉर्मल वर्कआउट की वजह से अगर अर्थराइटिस हुआ है तो साइन बेटा ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हुआ है तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तीसरा होता है गाउटी अर्थराइटिस। गाउटी अर्थराइटिस मतलब ये कि यूरिक एसिड हमने पढ़ा है, याद है पुरानी बात है, जब हम डिस्कस कर रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम तो हमने अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड पढ़े थे। यूरिक एसिड के सॉल्ट बनते हैं और वो हमारा जो ये पाँव है, पाँव के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं अलग अलग जगहों पर, ठीक है, और पेन काज कर रहे होते हैं। बातें आ रही है समझ में या नहीं? ठीक है, पाँव में डिपॉजिट हो जाते हैं, इस कंडीशन को गाउटी अर्थराइटिस कहा जाता है।
तीसरी होती है सूरियटिक अर्थराइटिस। सूरियटिक अर्थराइटिस ये स्किन का एक इन्फेक्शन है जिसमें स्किन के सेल बड़ी स्पीड से गिर रहे होते हैं। तो वो सूरियटिक अर्थराइटिस लिखा हुआ है हमारे बुक में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, काजेस क्या है? ओबेसिटी यानी मोटापा। वजन ज्यादा होगा तो ये अर्थराइटिस की कंडीशन झेलनी ही पड़ेगी जी, अर्थराइटिस तो जरूर हो जाएगा। तो ओबेसिटी एक काज है। ओबेसिटी कब होता है? जब बंदा ज्यादा खा रहा हो, कम काम कर रहा हो। वो होते हैं ना, इंसान ज्यादा खा रहे होते, काम नहीं कर रहे होते। तो जब जी, और वो भी अनहेल्दी चीजें, सुस्ती में जी, ठीक है, ठीक है, तो ओबेसिटी होगी। इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वैसे तो हमारे फायदेमंद है, लेकिन समटाइम उसको साइनोवियल मेम्ब्रेन की बैक्टीरिया जैसी दिख रही होती है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। सॉल्ट ऑफ यूरिक एसिड के सॉल्ट, सोडियम यूरेट यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं फुट के अंदर और डिजीज काज कर देते हैं, गाउटी अर्थराइटिस। वेयर एंड टेयर यानी इस्तेमाल जब होगी कोई चीज तो जाहिर सी बात है वो खत्म भी होगी। तो इस तरीके से हमने आज डिसऑर्डर्स पढ़ लिए। कितने डिसऑर्डर पढ़े हैं बेसिकली हमने? इनका रिकेप लेते हैं जल्दी से। 3 डिसऑर्डर पढ़े हैं हमने। प्लेस की बेस पर हमने 2 थे, एक ऑस्टियोपोरोसिस और दूसरा आर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस किसकी वजह से हो रहा था? कैल्शियम की कमी की वजह से, पोर्स बन रहे थे। और रैकेट किसकी वजह से हो रहा था? बोन बोन वीक हो जाती थी, कैल्शियम की कमी हो जाती थी, लेकिन स्पेशली चाइल्ड्स के अंदर। ठीक है, ये जो अर्थराइटिस है इसमें क्या हो रहा था सचिन? ज्वाइंट जी खत्म हो जाता था, ज्वाइंट स्वेल हो जाता था, मूव नहीं कर पाता था। अलग अलग टाइप से, देयर इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस, देयर इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, देयर इज गाउटी अर्थराइटिस, देयर इज सूरियटिक अर्थराइटिस, और ये उसके फॉलोइंग काजेस हैं। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह।